सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लड़ते हैं वही गिरते हैं, जो प्रयास करते हैं उन्हें ही असफलता मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर ट्राइंग, और वन डे श्योरली यू विल गेट सक्सेस। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस थ्योरम। तो आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से उठाए हैं। वो क्वेश्चंस सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो 11th में पढ़ रहा है, चाहे वो 12th में पढ़ रहा है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, और बेस थ्योरम में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। कुछ मैं बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट भी यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी में। DSSB और HTET PGT के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो RKC मैथ्स को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लें। हम HTET PGT DSSB और मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट, अरिथमेटिक के चैप्टर्स पढ़ाते रहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट्स आप जाके देख सकते हैं। अभी पहली वीडियोस में हमने मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क ये सब कंप्लीट कराया है। सिंपल इंटरेस्ट भी अभी कंप्लीट कराया है। तो चलिए, आप उन कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके लिए वो यूजफुल हो सकते हैं। वरना अब हम इस क्लास का लुत्फ उठाते हैं और समझते हैं आज की क्लास में। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, what is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right handed। देखो, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा प्रोबेबिलिटी के लिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, कह क्या रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 90% लोग राइट हैंडेड हैं। What is the probability that at most 6 of the random sample of 10 people are right handed। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि 10 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं रैंडमली, उनमें से ज्यादा 6 लोगों की राइट हैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ज्यादा से ज्यादा 6 का मतलब क्या होता है कि या तो 6 हो राइट हैंडेड, या 5 हो, या 4 हो, या 3 हो, या 2 हो, या 1 हो, या एक भी ना हो। तो जितने भी 0 के लिए, 1 के लिए, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए, इन सभी के लिए प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे और सभी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि एट मोस्ट का मतलब होता है 6 और लेस देन 6। ठीक है, तो लेस देन 6 5, 4, 3, 2, 1 0 तक जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। और पर्सन जो सिलेक्ट किया है वो राइट हैंडेड हो, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 90%। राइट हैंडेड ना हो, इसकी कितनी हो जाएगी, 10%। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है यहां पे? सक्सेस मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सिलेक्टिंग ए राइट हैंडेड पर्सन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी सिलेक्टिंग ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, विच इज 90 माइनस 100 माइनस 90 10%। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी चीज का यूज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे काम करती है, पहले देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, देखो, कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान के चलो x, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना कितने ट्रायल्स के लिए, कितनी सक्सेस के लिए, ये आता है यहां पे r, NCR p रेज टू पावर n, p रेज टू पावर r, q रेज टू पावर n माइनस r। क्योंकि यहां पे एटमोस्ट 6 है, तो ये फॉर्मूला 0 टू लेके 6 तक हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लगाऊंगा, ये रहेगा p ऑफ x टू r। ठीक है ना। तो यहां पे अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू r। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा r की किन वैल्यूज के लिए, r की वैल्यू 0 टू r की वैल्यू 6 के लिए, सेम फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, देखेंगे ध्यान से। देखो, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%, ये लिखी हुई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी 100 माइनस 90 10%। क्लियर हो गया। अब बात आती है आर और एन पे। एन क्या है, जितने लोग हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने ट्रायल ले रहे हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितने लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, जितनी बार हम चेक करें, वही नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, या फिर आप इसको समझ सकते हो नंबर ऑफ ट्रायल्स के नाम से भी। मैं एन को यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर हो गया। एन पता चल गया, पी पता चल गया, क्यू पता चल गया। आर क्या हो गया, आर ये हो गया सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस हो गया कि कितने हमें चाहिए। सक्सेस मतलब जैसे उसने बोला कि 6 भी चलेंगे, तो हमें एटमोस्ट 6 की बात करिए तो 6, एक बार आर 6 लेंगे, एक बार आर 5 लेंगे, एक बार 4, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 1। ठीक है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस अचीव्ड, सक्सेस अचीव्ड। ठीक है, मतलब आर नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अचीव्ड, कितनी बार हमें सक्सेस मिली। सक्सेस क्या है, राइट हैंडेड पर्सन को सिलेक्ट करना। तो क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटीज सिलेक्ट करेंगे और ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये एक बार फॉर्मूला पूरा आपका लिख देता हूं। सबसे पहले मैं जीरो के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। जीरो के लिए, तो जीरो के लिए एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, लिख दिया मैंने ये रहा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 लोग सिलेक्ट किए, ये फॉर्मूला लगाऊंगा अब। तो मेरा जीरो के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पे 10C0। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस 90%। 90% का परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा 9/10, रेज टू पावर जो यहां पे होता है वही इसके रेज टू पावर में आता है। फेलियर का कितना हो जाएगा, 10/10% है, 10/100 1/10, 10 माइनस 0 10। ये हो गया जीरो के लिए। ऐसे ही ये मैं अब किसके लिए लगाऊंगा, 1 के लिए। ठीक है ना। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि उसने बोला एटमोस्ट 6। एटमोस्ट 6 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 6, कम कितना भी चलेगा। तो 6 से लेके 0 तक आएंगे, या फिर 0 से लेके 6 तक चले जाओ। तो अब यहां पे लिखेंगे 10C1, 9/10 1, 1/10 9। इसकी पावर बढ़ती रहेगी, 9/10 हो गया ना, 10C1, सॉरी यहां पे 1 आएगा 1। इसकी पावर बढ़ती रहेगी, इसकी घटती रहेगी। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। 10CR, P रेज टू पावर R, Q रेज टू पावर N माइनस R। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं 2 के लिए, 10C2, N/2, N/10 रेज टू पावर 2। ओके, और यहां पे 1/10 रेज टू पावर 8। फिर चलो 10C3, 9/10 3, 1/10 रेज टू पावर 7। 10C4, 6 तक जाएंगे ऐसे, 9/10 रेज टू पावर 4, 1/10 रेज टू पावर 6। 10C5, 9/10 रेज टू पावर 5, 1/10 रेज टू पावर 5। 10C6, 9/10 रेज टू पावर 6, 1/10 रेज टू पावर 4। 6 तक लेना था। ठीक है, अब मैं आपको इनमें से एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, बाकी इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। जैसे मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखो फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करते हैं वो चीज मैं सिखा देता हूं आपको। पहले ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। सबसे पहले देखो ये है हमारे पास 10C0 समथिंग रेज टू पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये तो 1 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 1/10 रेज टू पावर 10 को 1/10 रेज टू पावर 10 लिख लेता हूं। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। अब देखो 10C0, NCR को ओपन करने का क्या तरीका होता है। NCR को ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। कर लिया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल, n क्या है 10। अब मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे n माइनस आर, ये n होता है ऊपर और नीचे 0, ये क्या हो जाएगा r। तो 10 माइनस 0 तो 10 ही हो गया, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 1 आता है। तो 10C0 NC0 वाली जो फॉर्म है वो 1 आएगी। ये 1 ये 1 ये 1 ओवर 10 रेज टू पावर 10, तो ये हो जाएगा 1/10 रेज टू पावर 10। इसको कैलकुलेट करके ये आ गया।
अब बाकी भी आप कैलकुलेट कर लेना। ये आपकी जो 12th वाले बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट जो बाइनोमियल वाला है वो आपकी बुक में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सकता है एक तरीके से, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल, जो ये थ्योरम है ये पूछ ली जाती है, इस पर जरूर आता है क्वेश्चन। DSSB TGT PGT में तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्लियर होगी बात। आप इसी तरह से बाकी भी कैलकुलेट कर लें। जैसे 10C2 है, 10C2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 2 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेट ऐसे मैंने आपको फैक्टोरियल वाला सी वाला पार्ट कैलकुलेट करना बता दिया जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। देखो हार्ट अटैक के होने के चांस कितने हैं, हार्ट अटैक होगा, इस चीज के चांसेस कितने हैं 40%। हार्ट अटैक होगा ही नहीं, इस चीज के हैं 60%। तो पहली बात तो अकरेंस ऑफ हार्ट अटैक इज 40%, ये बात आप समझ लो, ठीक है। टोटल जो चांस है वो 40%। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25% एट ए टाइम। A patient can choose any of the two options with equal probabilities। मतलब या तो वो योगा और मेडिटेशन चूज कर ले या वो दवाई लेना चूज कर ले अपने हार्ट अटैक से बचने के लिए। मेडिटेशन चूज करना या ड्रग चूज करना, इन दोनों चीजों को चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है। इन दोनों को चीज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दो चीजें हो गई, योगा मेडिटेशन। मेडिटेशन को चूज करते हो तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी, योगा को चूज कर ड्रग को या दवाइयों को चूज करते हो तो उसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स, मतलब या तो उसने मेडिटेशन चुना या फिर उसने ड्रग्स चुना। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयां, ठीक है ना, मेडिसिन चुनी, इज ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर से हार्ट अटैक। मतलब दोनों में से कोई एक चूज किया उसने लेकिन उसे हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी नहीं है, हार्ट अटैक तो बता दिया आ गया है, हार्ट अटैक तो आ गया। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी बताओ कि जो पेशेंट हमने चूज किया है जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, जिसमें आ चुका होता है, गिवन कंडीशन होती है, उसमें बेस थ्योरम का यूज किया जाता है। बेस थ्योरम जब यूज की जाती है जब हमें एक कंडीशन दे दी जाती है। और अब ये पूछ रहा है कि हार्ट अटैक तो हो गया लेकिन हार्ट अटैक होने से पहले उसने कौन सा रास्ता चुना था, कौन सा कोर्स चुना था, दवाइयां या मेडिटेशन एंड योगा, उस चीज की पॉसिबिलिटी ये पूछ रहा है दैट कि मेडिटेशन और योगा चूज किया होगा उस हार्ट अटैक वाले पेशेंट ने, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये चीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इवेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। पहले हम इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए इवेंट हो गया सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ऐसा करता हूं, ए नहीं, इसको डी ही लेके चलता हूं, है ना, डी लेके चलता हूं इसको। एक इवेंट बना लिया डी, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। मेडिटेशन वाले को मैं बना लेता हूं सिलेक्शन ऑफ योगा वाला। योगा सिलेक्ट किया है, मेडिटेशन सिलेक्ट किया है, वो एम हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब एच कोई इवेंट हो गया जिसमें हार्ट अटैक आया है, ठीक है ना, हार्ट अटैक आया है, ठीक है, एच। अब वो पूछ क्या रहा है कि भाई हार्ट अटैक तो आ चुका है। अब देखो बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम कैसे लगाते हैं, जो हो चुका है उसको तो नीचे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बेस थ्योरम से, तो जो हो चुका है उसको नीचे लिखो। क्या हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है भाई, तो उसको एच लिखो। प्रोबेबिलिटी पूछ किसकी रहा है कि मेडिटेशन और योगा सिलेक्ट किया है उसने, तो एम इवेंट, तो एम ऊपर आएगा, एच नीचे। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे तो टोटल वेज का लिखेंगे, टोटल तरीके लिखेंगे नीचे, टोटल वेज, और ऊपर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड और आस्क्ड, आस्क्ड वे। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो आस्क्ड वे कौन सा है, देखो अब हार्ट अटैक आने से पहले इस चीज को अब कैसे लिखेंगे, यहां पे जो फॉर्मूला कैसे बनता है, हार्ट अटैक आने से पहले कोई एक चीज चूज की होगी,
कोई रास्ता चूज किया होगा तो रास्ते की प्रोबेबिलिटी को पहले लिखो। रास्ता क्या है? जो पूछा गया है, ऊपर वो लिखेंगे जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मेडिटेशन एंड योगा। तो भाई पहले रास्ता लिख लो, एम इवेंट मल्टीप्लाइड बाई, अब जो रास्ता आपने लिख लिया उसको नीचे लिख लो पहले। अब हुआ क्या है उसको? हार्ट अटैक। आई बात समझ में? इस तरह से काम होगा, बन गया। ऐसे ही जो ऊपर लिखा उसको सेम नीचे लिख लो। क्लियर होगी बात? अब टोटल वेज लिखा है नीचे, और किस तरीके से हार्ट अटैक हो सकता था वो भी नीचे लिखो। हार्ट अटैक ऐसे हो सकता था जी, वो चूज कर लेता है डी रास्ता, ड्रग वाला, तो पी ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ, नीचे क्या आएगा? हाँ जी, नीचे क्या आएगा? जो हो चुका है डी, होगा क्या ड्रग लेने के बाद? हार्ट अटैक, वो ऊपर आ गया। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका बेज थ्योरम का। यहां पे आप अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग मेडिसिन, या फिर एम तो किसके लिए है? मेडिटेशन के लिए है, योगा वाले के लिए। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो पी ऑफ एम विल बी इक्वल टू पी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। तो ये 1/2 हो गई मल्टीप्लाइड बाई, अब m तो सिलेक्ट कर लिया। हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब ये चीज ध्यान से देखो, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। लिख लो 40%, जो हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा उस चीज की पॉसिबिलिटी है। अब इसको रिड्यूस कर देती है क्या? मेडिसिन। कितना रिड्यूस कर देती है? सॉरी, ये मेडिटेशन कितना रिड्यूस कर देती है? 30%। तो अब इस 40% को कम कर दो बाई 30%। किसी चीज को 30% से कम करने के लिए क्या करेंगे? उसमें 70% क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। क्लियर होगी बात? क्या कर दिया? 70% मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100% कोई चीज है, उसमें से हम कितना कम कर रहे हैं? 30%। 100 माइनस 30 70। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। नीचे तो सेम ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई, थोड़ा कैंसिल कर लो, है ना, कैंसिल कर लो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल। ऊपर आ जाएगा 14/100, ऊपर 14 नीचे 100। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो प्लीज़ चेक कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग डी, इसकी भी 1/2 है। अब हार्ट अटैक तो हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी 40% है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई। अब उसने ड्रग चूज किया, ड्रग ने उस हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी को 25% से कम कर दिया, तो 25% हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई। अब हार्ट अटैक तो आ चुका है, तो 100% में से कितने परसेंट कम हो गया? 25%। तो यहां पे इसका 75% कर दो। क्लियर होगी बात? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। क्लियर होगी? प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक्स देखते रहना, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऊपर आ गया 14/100, नीचे 14/100, यहाँ पे प्लस और 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 3 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 20। क्लियर बात? हाँ जी, क्लियर होगी बात। आगे 14/100 डिवाइड बाई, एलसीएम ले लेंगे, 100 ही आएगा। 14 प्लस 5 टाइम्स 15, तो 100 से 100 कैंसिल, 14/29। यही आपकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट had an heart attack and he selected the medication, that is meditation and yoga over drugs। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी है 14/29। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। An electronic assembly consists of two subsystems, says A and B, from previous testing procedures. The following probabilities are assumed to be known। देखो, P जो प्रोबेबिलिटी है A के फेलियर की 0.2 है, B फेलियर अलोन इतनी है, A और B के दोनों की इतनी है। देखो, अब आपसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज पूछी हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक वेन डायग्राम जरूर बनाएं। एक वेन डायग्राम बना ले ऐसे, ठीक है। वेन डायग्राम बना लिया, एक आप बनाएं A,
थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये आप बना लो ए का आप बना लो बी, ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब इसमें हम नंबर्स लिख लेंगे एक्स वाई जेड, और ये इनके बाहर है कोई चीज़ ए, ठीक है। अब मैंने जो वेन डायग्राम बनाया है ये सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेलियर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेलियर। सर्कल्स रिप्रेजेंट्स फेलियर, सर्कल्स रिप्रेजेंट फेलियर। और जो ये ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सेस को। फेलियर और सक्सेस मतलब जो पार्ट है, जैसे इसमें लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, 2 सब सिस्टम्स है उनके, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर दिस फॉलोज द प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन एज, कि ए फेल हो जाए। ए फेल होने के लिए मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, इन सर्कल्स के बाहर वाला जो पार्ट है वेन डायग्राम का वो सक्सेस शो करता है, जो है स्मॉल ए में, ठीक है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इस वेन डायग्राम को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, ए के फेल होने में क्या आ रहा है? ए का फेल हो रहा है तो एक्स और वाई, ए के अंदर तो एक्स और वाई दोनों आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा एक्स प्लस वाई। समझ आई बात? बी अलोन, बी फेल हो रहा है, बी अलोन, तो बी अलोन तो खाली जेड डी हो गया। ए एंड बी, ए और बी दोनों कॉमन कहां पे हैं? वाई पे, तो ये किसके इक्वल हो गया? वाई पे। यहां से मैं x प्लस वाई अगर 0.2 है तो y कितना होगा? 0.2, y तो 0.15 है, x कितना हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.15, ये कितना आ जाएगा आपका? 0.05। क्लियर होगी बात? x की वैल्यू। अब देखो पूछा क्या है, पूछा आपसे ये है a fails provided b has failed, a fails provided b has failed। अब इसमें b पहले फेल हो चुका है, एक कंडीशन दे दी आपको, ठीक है ना। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ a fails provided b has failed already। इसको आप कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ af इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ bf, प्रोबेबिलिटी तो बाहर ही लिख दी, खाली bf लिख लो, बी के फेलियर की, डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है वो यहां पे आता है, ठीक है। अब देखो ए एफ और बी एफ, ए फेल हो गया और बी भी फेल हो गया। अब देखिए ए एफ और बी एफ मतलब फेलियर की ही बात है, सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द फेलियर। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, दो कॉमन पार्ट है, वो तो वाई है, और वाई की मेरे पास फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.15, तो 0.15 ऊपर आ जाएगा। बी के फेलियर में, बी में क्या है? वाई और जेड दोनों, तो वाई प्लस जेड है क्या मेरे पास? वाई प्लस जेड नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये और ये प्लस कर लो, वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 0.30, रिमूव कर देंगे डेसिमल, 1/2 आ जाएगा कैंसिल करके। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी सेकंड वाला भी कर लो भाई। अब देखो पी ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ए अकेला फेल होता है। तो ए अकेला कहां पे फेल होता है, बस मुझे ये बता दो। ए फेल्स अलोन, अलोन तो गिवन ही नहीं है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई है मेरे पास, x है, अकेला फेल तो x हो रहा है यहाँ पे, तो x तो मैंने निकाला हुआ है पहले 0.05, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बेस थ्योरम का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना आज हमने सीखा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी मिसलेनियस के हमने करे जो आपको परेशान कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्लियर हुई बात? हाँ जी, समझ में आया? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स सॉल्यूशंस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।